हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता की विरोध। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान का मीन्स आपका साइंस का जो चैप्टर है हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साइंस का जो चैप्टर है, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आपकी क्लास 9 के किसकी वीडियो है? कौन सा चैप्टर है आपका? क्लास 9। कौन सी है? क्लास 9। और हम किसकी बात करेंगे? साइंस के चैप्टर के बारे में। क्लास 9 का साइंस के चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है चैप्टर का? हमारे आसपास के पदार्थ मीन्स मैटर इन आवर सराउंडिंग। और ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपका बेसिकली केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, कि जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन है ये चैप्टर उससे आपका बिलोंग करता है। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे? रसायन विज्ञान। क्या लिखा है यहाँ पे? बेसिकली रसायन विज्ञान मीन्स आपके केमिस्ट्री के पोर्शन से डिपेंड करता है ये चैप्टर आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कि पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होते हैं? मैटर्स। क्या होते हैं? मैटर्स। अब मैटर्स क्या होते हैं? स्टार्ट करते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है या स्थान घेरती है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। मतलब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मास। किसका क्या होता है? मास होता है। क्या होता है? उस चीज का मास होता है, वो क्या कहलाती है? हमारी मैटर कहलाती है वो सारी चीजें। अब जैसे कि कोई वस्तु है, आपने क्या कर दिया? टेबल पे एक ग्लास रखा। जस्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? ये एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, इसके ऊपर आपने क्या करा? एक ग्लास रखा। जब आपने ग्लास रखा, ग्लास जो एरिया घेर रहा है, मतलब इसका भाई कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, कुछ ना कुछ तो चीजें होगी इसके अंदर। तो क्या है? ये एक मैटर है हमारा। दे रखा है सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बनते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब ये जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम इनको कल्पना भी नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देखो पदार्थ मैटर्स हमारे आसपास कैसे है। आपके पास क्या है? आप एक बंद कमरे में बंद हो, ठीक है। जब आप एक बंद कमरे में हो, उस कमरे में से ना छोटा सा सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ है, मीन्स आपकी छोटी सी खिड़की है जिसमें से क्या हो रहा है? तो सूरज की रोशनी आ रही है। जब सूरज की रोशनी आ रही है उसमें आप देखते हो ना कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जब आप देखते हो एकदम सूरज की रोशनी में एकदम बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, तो ऐसे ही पार्टिकल्स हमारे आसपास बहुत सारे जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। देर का उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा कण को यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो पूरी तरीके से एक ग्लास को रंगीन बना देता है। क्या बना देता है? रंगीन बना देता है। एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण है उतने भाग में विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ मिल जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि पदार्थ के कितने छोटे कण होंगे। मतलब देखो ये जो मैग्नीशियम परमैंगनेट है, जो इसमें मैग्नीशियम परमैंगनेट की बात की गई, इसके जो पार्टिकल्स है वो कितने ज्यादा छोटे होंगे, जो कि ग्लास का जो रंग है ये उसको बदल रहा है। कितना ज्यादा छोटा होगा? हम सोच भी नहीं सकते ना। मतलब मैटर्स को हम सोच नहीं सकते कि वो कितने ज्यादा छोटे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे मैटर्स है ना, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखा है पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर क्या करते रहते हैं? गतिशील होते रहते हैं। मतलब अपनी एक फ्लो में रहते हैं। निरंतर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी तो वो एक दूसरे के साथ फ्लो में चलेंगे जब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब दे रखा है पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? एक रिक्त स्थान होता है। जैसे कि नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कण में मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि पदार्थों के कण के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। देखो अगर किसी के अंदर स्पेस होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? एक ग्लास वाटर है। क्या है? 1 ग्लास ऑफ वाटर। जब आप क्या करते हो? जब आप नींबू पानी बनाते हो, क्या बनाते हो? नींबू नींबू पानी जब आप बनाते हो तो उसके अंदर क्या डालते हो? आपके पास पहले से ऑलरेडी इसके अंदर क्या है? वाटर अवेलेबल है। इसमें आपने क्या डाला? शुगर डाला। क्या डाला? शुगर डाला, साल्ट डाला, एंड इवन आपका क्या हो गया? नींबू का रस। जो आपका नींबू का जो रस होता है ये आपने ऐड किया। अब ये सारी चीजें जब आपने ऐड करी है तो क्यों चीजें मिक्सअप हो रही है? क्योंकि भाई जो पानी है उसके अंदर क्या है? बहुत सारे जो स्पेस है वो खाली है। अब वही चीजें क्या करती है? वो सारी चीजें इसको फिल आउट कर देती है और वो सारी क्या हो जाती है? मिक्सअप हो जाती है। समझे इस बात को? ये होता है हमारा कुछ इस प्रकार से। अब दे रखा है पदार्थों के कण। क्या दे रखा है? पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी होती है। मतलब उनके अंदर क्या होती है? गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन्स अगर कोई चीजें फ्लो कर रही है, क्या कर रही है? फ्लो कर रही है, नॉर्मली एक स्पीड में है तो उसके अंदर क्या होगी? हमारी
काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है उसका मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अगला दे रखा है पदार्थों के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल एक दूसरे को बांधे रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस पदार्थों में होता है। और सबसे कम किसमें होता है? गैसों में होता है। देखो अब ये चीजें ना, ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन करेंगे। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड होता है, क्या क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस। अब ये सारी चीजें हैं हम लोग उसके अंदर डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि मैं बात क्या कह रही थी। ठीक है, अब इसमें बात की गई है, यही कारण है कि गैसों के कण कम आकर्षण बल के कारण फैले रहते हैं, जबकि ठोस कठोरता से जुड़े रहते हैं। अब इन चीजों के बारे में हम किस में बात करेंगे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में बात करेंगे। अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे उन चीजों को, उनके बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच का स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें हम डिफाइन करने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। फिर रखिए पदार्थों की अवस्थाएं। क्या बात की गई है? अवस्थाएं। नेक्स्ट इसमें बात की पदार्थों की 3 अवस्थाएं। क्या है? ठोस, द्रव्य और गैस। जैसे कि मैंने आपको बात किया था, अभी हम बात करने वाले हैं। देखो ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। द्रव को क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। मतलब क्या? लिक्विड। और गैस को क्या हम बोलते हैं? गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस ही बोलते हैं। हमारा मेनली डिफरेंस अब किसके बीच में होगा? मेनली डिफरेंस होगा इस चैप्टर में हमारा बेसिकली इसमें से पूछा जाता है। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आता है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन कंपैरिजन बिटवीन भी आ जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी तरीके से इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन लगभग आपके 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था का बनना। दे रखा है ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। यदि जितने ही कण एक दूसरे के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, आकर्षण बल कम होगा एंड वे पदार्थ उतनी कम ठोस, द्रव्य और द्रव गैस की ओर बढ़ता जाएगा। ये सारी चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको दे रखी है 3 चीजें दी गई हैं। ये क्या दिया गया है? ठोस दिया गया है, ये द्रव दिया गया और ये क्या दिया गया है? गैस दिया गया। देखो जब आपको ठोस दिया गया है, इसमें आपने पढ़ा है बीच में कितना, देखो बहुत कम स्पेस है, सारी चीजें एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली क्या है? बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब बहुत टाइटली जुड़ी हुई है। देखो सारी की सारी एक दूसरे के साथ मिक्सअप है ना, एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड हुई है। और ये देखो सारी की सारी क्या है कि भाई लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करता है? अब इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। और जो गैस होती है वो तो क्या होती है भाई? बहुत दूर तक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप परफ्यूम कैसे छिड़कते हो, वो एक गैस ही तो है, तो काफी दूर तक फैल जाती है। तो इसलिए जो इनके पार्टिकल्स हैं वो भी दूर तक फैले हुए हैं। इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन नहीं है, इनके पार्टिकल्स ऑफ बॉन्ड नहीं बनते हैं। ठीक है, इनके पार्टिकल्स ऑफ बॉन्ड भी नहीं बनते, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पेस होता है। क्या होता है इनके बीच में? स्पेस होता है। और इनके बीच में क्या होता है? स्पेस नहीं होता। स्पेस क्या होता है? इनके बीच में स्पेस नहीं होता। और इनके बीच में क्या होता है? इसमें स्पेस होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होता है इसके। और इसमें क्या होता है? इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है सॉलिड। क्या कहा जाता है? सॉलिड। इनको कहा जाता है लिक्विड और इनको कहा जाता है गैस। क्या कहा जाता है इनको? गैस। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है हमारा गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं गैस सॉलिड की। किसकी बात करते हैं हम लोग? सॉलिड की, कि सॉलिड क्या होता है। ठीक है, सॉलिड की हम बात करते हैं कि सॉलिड क्या होता है। दे रखा है सॉलिड के गुणधर्म, मतलब कि ठोस के गुणधर्म। अब देखेंगे कि ठोस जो होता है वो क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ये क्या हमारी? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है ये हमारी? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है ये? इनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। देखकर इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती है। देखो अगर कोई चीज सॉलिड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? ये एक बॉक्स है। क्या है? ये एक बॉक्स है। तो भाई हमको ढंग से पता चल रहा है कि ये बॉक्स है और ये टाइटली क्या है? बैंड है, मतलब इनके बीच में क्या है? स्पेस नहीं है। क्या है? इनके बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, अब देखते स्थिर आयतन तथा स्पिंडता नगण्य होती है, मतलब इनके बीच में स्पेस नहीं होता। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को
बनाए रखता है। मतलब अगर ये चीज, अगर ये क्या है, ये स्क्वायर शेप में है तो ये स्क्वायर में ही रहेगा। इसको हम पिचकाएंगे तो पिचकेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है। लिखा अंतर बल ठोसों में द्रव्य तथा गैसों से अधिक होता है। देखो, ठोसों में ज्यादा होता है और गैस में कम होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है इनके अंदर का, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर स्पेस ही नहीं होता। अगली बात की है हमारे द्रव के गुणधर्म की। मतलब द्रव का गुणधर्म क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। क्या होगी ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं द्रव को, लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड। फिर का द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, जैसे कि पानी है। अगर मेरे पास ये क्या है, एक ग्लास वाटर है, क्या है ये, 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैंने इसको ग्लास में रखा है तो इसकी शेप ले लेगा। अगर मैं इसी पानी को एक बहुत बड़े टब में रख दूं तो ये टब की शेप ले लेगा, टब में इतना सा आएगा। अगर मैं एक छोटे से ढक्कन में रख लूं तो ये ढक्कन की शेप ले लेगा। मतलब हम कह नहीं सकते जो लिक्विड होता है वो किसकी शेप में होता है, क्योंकि उसकी कोई भी शेप हो सकती है। अब उस शेप को हम डिफाइन भी नहीं कर सकते कि उसकी शेप क्या हो सकती है। देखा, इनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब देखा, द्रवों में बहाव होता है। मतलब बहाव होता है, अगर इस पानी को मैं नीचे जमीन पे यहाँ फ्लोर पे डाल दूं ऐसे करके, तो भाई इसके अंदर बहाव होगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है, ये फैलने लगेगा। ठीक है, इनका आंतरिक बल ठोस से कम होता है। ठीक है, ये था हमारा लिक्विड की कहानी। अब आती है हमारे पास गैस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैस क्या होती है, दिया गया गैस के गुणधर्म। क्या दिया गया, गैस के गुणधर्म। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। क्या बताया गया है, ये आपका बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस की। जो गैस होती है वो क्या होता है, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की स्पिंडता मतलब कंप्रेशन काफी अधिक होता है। क्या होता है, काफी अधिक होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या, एक बैलून आपने भरा, जब उसके अंदर कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, जिस चीज को हम लोग क्या करें, प्रेस करें। क्या करें, हम प्रेस करें। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ एक बच्चा है, जैसे कि मान लो ये बच्चा है आपका, ये बच्चा है, दूसरा ये बच्चा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इनके पास में एक बॉल है बीच में। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसको पिचकार है। तो गैस जो होती है इनमें काफी ज्यादा होती है, पिचकती, ये पिचक जाएगी, फिर बाद में दोबारा से फूल जाएगी, दोनों के दोनों इधर जाके लुढ़क जाएंगे, दोनों पास आएंगे, फिर ये हो जाएंगे। देखा, इनके कणों के बीच आंतरिक बल सबसे कम होता है। ठीक है, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ बताया, इनका विसरण भी काफी तरीके से होता है। मतलब ये फैलती भी बहुत जल्दी से, मतलब इनके अंदर वेलोसिटी, इनके अंदर वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है वेलोसिटी, मतलब ये बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है गैस के बारे में। ये डिफरेंस हमारा मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। देखो यहाँ पे गैस का भी बताया गया है। अगला बात करते हैं हम वाष्पीकरण। किसकी बात करते हैं हम, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन तो बच्चे बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि मैम इवापोरेशन तो हमें बचपन से वाटर साइकिल में पढ़ाया जा रहा है कि इवापोरेशन क्या होता है। आपने ना बचपन से एक चार्ट में पढ़ा होगा, वाटर साइकिल में हम पढ़ते हुए आते हैं। जब एक क्या होता है, एक पानी के पास का एरिया दिखा देते हैं, उसके पास पेड़ दिखा देते हैं, कुछ बादल दिखा देते हैं, कुछ चीजें यहाँ से जाती हुई, कुछ चीजें यहाँ से आती हुई, फिर यहाँ पे मिक्स हुई, फिर यहाँ पे आके नीचे आके बरसने लग जाती है। तो इस तरीके से ना ये चीजें आपने वाटर साइकिल के बारे में बहुत पहले पढ़ा होगा। यही ये टॉपिक हमारा रिलेट करता है वाटर साइकिल से। किससे रिलेट करता है, वाटर साइकिल से, जो आप पहले से पढ़ के आए। दे रखा है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। अब क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं क्वथनांक को हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपने देखिए, मतलब क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव में के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, कोई भी चीज क्या हो रही है, बॉयल हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बॉयल हो रही है। अब बॉयल होने के बाद क्या होती है, उसमें से भाप निकलने लगती है कि नहीं निकलने लगती। वो क्या होता है, द्रव्य निकल, जब वो ऐसे करके होने लगता है तो ये क्या बन जाता है, वो इवापोरेट होने लगता है कि नहीं होने लगता, वो चीजें इवापोरेट होने लगती है, पानी आधा उड़ने लगता है। द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जब वो होने लगता है तो ऊपर जाके जम जाएगा। जैसे कि इवोपरेट हुआ, इवोपरेट होने के साथ साथ, जैसे कि मैंने क्या करा, एक भगोना लिया। ठीक है, भगोना लिया। अब भगोना लेने के बाद, सॉरी ये सब भगोना नहीं होगा, भगोना तुम्हारा थोड़ा गोल सा होगा ना, मैंने डब्बा भगोना बना दिया। ये भगोना है और यहाँ पे क्या है, नीचे हमारी गैस चल रही है। ठीक है, ये गैस चल रही है हमारी।
यहाँ से पानी क्या हो रहा है, बॉइल ऊपर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जस्ट मैंने क्या करा, यहाँ से एक ढक्कन इसके ऊपर रख दिया। और जब मैंने ढक्कन रखा, यहाँ पे ढक्कन रखने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने गैस बंद कर दिया और फिर बाद में देखा ये जो भाप है आपकी, वो किस पहले की भाप भाप बनी आपकी, इवापोरेशन हुई। फिर बाद में इवापोरेट जब हुआ तो बाद में क्या बन गया, जब मैंने ढक्कन रख दिया तो आप ढक्कन उठा के देखोगे तो जैसे मैंने ढक्कन उठाया तो आपको क्या मिल गया, कुछ ना कुछ पानी की बूंदे मिली। जब कुछ ना कुछ पानी की बूंदे मिलेंगी तो इसी को हम बोलते हैं इवापोरेशन, मीन्स वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको हम, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको हम, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो वाष्पीकरण की ना प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिखा रखा है कि वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है ना वो क्या होती है, ठीक है। हम बात करते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, देखो पदार्थों के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। ये एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा करते हैं, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी करते हैं, मतलब फ्लो होते रहते हैं। द्रवों में सतह और स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, धीरे धीरे वाष्पित होने लगते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको जस्ट पहले ऊपर समझाई है ना, सेम वही बात यहाँ पे इन्होंने बोली है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने बताया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब पानी जो होता है वो कब बॉइल होना स्टार्ट होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखा है वायुमंडलीय क्या बताया गया, वायुमंडलीय दाब पर यह तापमान जिस भी कोई द्रव्य उबलने लगता है वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मतलब कोई भी चीज ऐसा एक चीज होती है कि आपको पानी उबालना है तो पानी आपका एक ही टेम्परेचर पे उबल सकता है। जैसे कि जल, पानी हमारा कितने टेम्परेचर पे, जिसकी 373 के दे रखा, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो क्या लगता है, वो उबलने लगता है। तो उसका क्वथनांक पॉइंट क्या है आपका, 373 के। अब बता रखा मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ऐसा कोई पॉइंट जिसपे कोई भी जाके क्या लगे, मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे। आपने क्या करा, फ्रिज में आपकी बर्फ रखी है तो आपको उसको मेल्ट करना है, तो आप क्या करोगे भाई, उसे गर्म वाले स्थान पर रख दो कि वो आराम से मेल्ट होने लगेगी। हमारा नॉर्मली जनरल सेंस है कि ऐसा होने लगता है, नहीं, उसको भी अपना एक टेम्परेचर चाहिए होता है। जब वो टेम्परेचर मिलेगा तभी वो डिपेंड करेगा। तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अर्थात बर्फ के गिरने का टेम्परेचर कितना है, 273.16 के। ये हमारा क्या है, कैल्विन है। क्या है, कैल्विन है। सी होता है वो सेल्सियस होता है और ये हमारा क्या होता है, कैल्विन होता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी लेटेंट हीट की। किसकी बात करते हैं, लेटेंट हीट की, गुप्त ऊष्मा की। अब गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। हम बात करते हैं अब किसकी बात करते हैं हम लोग, लेटेंट हीट की। किसकी बात करते हैं, लेटेंट हीट की, कि लेटेंट हीट क्या होता है। कि लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं हम, गुप्त ऊष्मा। देखा है, जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है तो उससे अधिक तापमान पर बढ़ने के बाद यह तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। ऐसे पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण ही यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। अगला दिया गया है संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और फीजन आपने पढ़ा होगा विखंडन के बारे में, कि विखंडन क्या होता है, फ्यूजन और फीजन के बारे में पढ़ा होगा कि फीजन और फ्यूजन मतलब जोड़ना और तोड़ना एक दूसरे को, यही होता है हमारा फीजन और फ्यूजन। तो पढ़ने वाले कि फ्यूजन क्या होता है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, दे रखा है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस उसके गलनांक उसके गलनांक उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को गलने के लिए अपना नॉर्मल टेम्परेचर पर, जिसकी ठोस है, कोई चीज क्या है, ठोस है, वायुमंडलीय दाब पर, और जो 1 केजी जो ठोस है उसे क्या होगा, उसे द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है, मतलब जितनी ऊष्मा चाहिए होती है, जितनी हीट चाहिए होती है, मतलब कोई भी लिक्विड को सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, किससे चेंज होने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस मीन 273 के तापमान पर जल के कणों को उसकी ऊर्जा में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है,
क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसके संकलन की गुप्त ऊष्मा होती है जो जल के कणों द्वारा अवशोषित होती है। ठीक है, जो जल का 273 आपने पढ़ा था ना, वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन क्या, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब पढ़ा हमने, पढ़ा सॉलिड से किस में चेंज हो रही है चीजें, डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो रही है। वो जितनी हीट चाहिए उसको डायरेक्ट चेंज होने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, देर का वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव या गैस के उसके क्वथनांक पर बाष्पीकृत होने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वह ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। देखो इसने बोला वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव, कितना, 1 kg द्रव या गैस, क्या द्रव या फिर गैस, मतलब लिक्विड या फिर गैस, उसके क्वथनांक पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्पीकृत होने के लिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर उसको वाष्पीकृत होने के लिए, इवापोरेट होने के मतलब लिक्विड हो या फिर गैस हो, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसको वाष्पीकृत इवापोरेट होने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, सॉलिड और गैस। उसमें क्या रहा था, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा था, यहाँ पे किस में हो रही है, सॉलिड और गैस है, जो कि उनको वाष्पीकरण मतलब कि उनको उड़ने के लिए जितने, मतलब पानी को जो उबलने वाला जो टाइम था, इवापोरेट हो रहा था, ये जितनी जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। अब इसका जो टेम्परेचर है कितना दे रखा है, 373 के, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस लिखी हुई है कंप्लीट, आपकी यहाँ पे दे रखा है, आप रीड आउट कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट इसमें बताया गया वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो वाष्पीकरण है उसको प्रभावित करने वाले क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि होने पर, आर्द्रता में कमी आने पर एंड वायु की गति में वृद्धि होने पर। अब हम बात करते हैं सतह क्षेत्र पर वृद्धि होने पर तब क्या होगा। ठीक है, अगला दे रखा है, इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें, दे रखा है सतह क्षेत्र पर बढ़ने पर। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया, सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतह बढ़ने से क्या हो जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलने से पदार्थ के कणों को आसपास के अधिक से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिलता है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्या होती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब दे रखा है, नेक्स्ट में बात की गई तापमान में वृद्धि। अब तापमान में वृद्धि किस तरीके से होगी, इसे बताया गया है, तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला दे रखा है आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प के कणों की मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कर देती है, कम कर देती है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। अगला नेक्स्ट बात की गई है हमारी वायु की गति में वृद्धि। अब वायु की गति में किस तरीके से वृद्धि हो रखी है, दे रखा है, वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण आसानी से होने लगता है। नेक्स्ट बात की गई वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण किसकी बात की गई है, हमारी शीतलता के बारे में। दे रखा है वाष्पीकरण के दौरान एवं निरंतर अपनी ऊर्जा खोता रहता है। ठीक है, अगले इसकी वाष्पीकरण के दौरान द्रव, द्रव क्या होता है हमारा, लिक्विड, क्या करता है, लिक्विड, किसकी बात की गई इसमें, लिक्विड अपनी ऊर्जा खोता रहता है और इस खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। कहां से ऊर्जा लेंगे, वो अपने आसपास से लेंगे। कहां से लेंगे, अपने आसपास से लेंगे और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे आसपास शीतलता आ जाती है। उदाहरण, मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा होना, हथेली पर ईथर एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर ठंडक महसूस होना, गर्मियों में कूलर से ठंडक होना आदि, ये सारी चीजें होती रहती है। गर्मियों में ठंडक से कूलर होना आदि, ये सब चीजें दे रखी हैं इसके अंदर। देखो इसमें पूरा बता रखा है बाहर की हवा, कूलर का। अब बताइए हमारा डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। दे रखा है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। मतलब दो डिफरेंट जो मटेरियल होता है, दो डिफरेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनका मिलना, उसे हम क्या कहलाते हैं, डिफ्यूजन कहलाते हैं। विसरण एक प्रक्रिया है जिससे पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतः मिश्रित हो जाते हैं।
ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की ये अवस्था उसके कणों की विभिन्न अवस्थाओं के कारण होता रहता है। ठीक है, उसके कणों के कारण होता रहता है ये सारी चीजें। डिफ्यूजन, अगली देखो इसमें ना बात की है, देखो इसमें दिखा भी रखा है आपको, या आप पता लगा सकते हो ये कोई चीजें। ये फर्स्ट आपकी बात की, ये सेकेंड आपको दे रखा है, ये देखो लास्ट में पूरा। ठीक है, अगला दे रखा है द्रव में विसरण। अब यह द्रव का विसरण का भी आपको बता रखा है कि द्रव में विसरण किस तरीके से होगा। इसमें दे रखा है डिफ्यू बात की गई है डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स की। डिफ्यूजन और लिक्विड क्या होता है, दे रखा है द्रव में ठोस, द्रव और गैसों तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था, क्योंकि किसकी बात की गई है, द्रव अवस्था, दे रखा है द्रव अवस्था में क्या लिखा है, द्रव अवस्था में पदार्थों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि जो द्रव होता है, जो लिक्विड जो होता है, उसमें दिखा है जो पार्टिकल्स होते हैं वो एज इट इज फ्लो करते रहते हैं, तो वो पूरा फ्लो करते हैं, तभी तो जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं। इसी से पता चल रहा है कि वो क्या है, लिक्विड है हमारा। अब इसमें बात की गई, नेक्स्ट आपकी दे रखा है, दे रखा और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। देखो ठोस में तो कम होता है, लेकिन जो द्रव जो होते हैं, मतलब जो लिक्विड जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर स्पेस ज्यादा होता है। देखा द्रव में गैसों का विसरण, देखा जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं। ठीक है, देखो जल में तो घुली होती है, उनके लिए ऑक्सीजन, जो जलीय जीव जो होते हैं वो जल में, जो पानी में जो रहते हैं। नेक्स्ट इसमें बात की गैसों में विसरण, मतलब डिफ्यूजन इन गैसेस। किसके बारे में बात करते हैं हम, डिफ्यूजन इन गैसेस। देखा गैसों में स्पिंडता मतलब कंप्रेशन ठोस एवं द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होती है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक होती है, और कणों के बीच आकर्षण बल भी काफी कम होता है, जिससे कणों की गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। नॉर्मली इसमें बात की गई कि गैसों का विसरण किस तरीके से होता है। अब देखते हैं पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, जो पदार्थ है उनकी अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से आएगा। बात करते हैं पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। दे रखा पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होने के निम्न कारण है। क्या है, निम्न कारण है, इसमें बताया गया है। इसमें बात की कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी, वृद्धि, अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। क्या बात की गई उसमें, रिक्त स्थान में कमी और अवस्था में क्या ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। यदि पदार्थ की कणों की गतिशीलता बढ़ा या फिर घटा दी जाए तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। दे रखा है यदि पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाए तो वह पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। देखो ये दोनों बात नॉर्मल सी इसमें बताया गया, इसमें घटा दी जाए, इसमें कम कर दी जाए। अगली नेक्स्ट बात की, आपकी जो नेक्स्ट बात की गई है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक, इसमें दे रखा है नेक्स्ट आपका, चलते हैं नेक्स्ट। इसमें बताया गया पदार्थों के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक है। कौन से हमारे, तापमान और दाब, मतलब आपका टेम्परेचर और प्रेशर। तापमान की बात करते हैं, वो क्या होता है, किसी भी अवस्था में यदि तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण और भी अधिक अधिक गति क्या करते रहते हैं, कण और भी ज्यादा अधिक गति, किसमें, अधिक गति, देखो अधिक गति से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के दौरान प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इसी कारण कण अपने नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगती है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि वह ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कोई भी चीज जो है, ठोस जो है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ये उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया कि ठोस किस प्रकार से परिवर्तित होता है। देखो इसमें टेम्परेचर दिया गया है कि ठोस का परिवर्तन होने का। देखिए इसमें बात की है, जो ठोस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, पदार्थ का नाम क्या है, बर्फ। ठीक है, अगली बात की है तरल पदार्थ कब होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे जल। जल वाष्प मतलब कि गैस कब बनेगा, गैस कब इवेपोरेट कब होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट पे वो कौन सा होगा हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं दाब की, किसकी बात करते हैं कि दाब की। दाब क्या होता है, दाब के बारे में
बात करते हैं। दे रखा है, हम ये जान चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ने या फिर घटने की अवस्था में परिवर्तन होता है। यदि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करना है तो दाब भी यही कार्य करता है। दाब बढ़ने या घटने या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाता है। जैसे सिलेंडर में भरा गैस कंप्रेशन दाब करके बहुत अधिक मात्रा में गैसों को तरल रूप में एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कंप्रेशन के द्वारा क्या करा जाता है, उसे एक तरल में कर दिया जाता है, जिससे क्या कर सकता है, किसी भी छोटे सिलेंडर में हम भर सकते हैं। तेरे का तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कुछ उत्तरदायी हैं, कुछ चीजें हैं। मतलब कि तापमान और दाब जो पदार्थ है उनकी अवस्था में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब उसे गैस से लिक्विड में बदल सकते हैं और लिक्विड से किसमें बदल सकते हैं, सॉलिड में भी बदल सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अगली बात की गई ड्राई आइस की, कि ड्राई आइस क्या है, क्या किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ड्राई आइस की। तो ड्राई आइस की जब हम बात करते हैं, देखो ड्राई आइस का हमें पॉइंट दे रखा है ड्राई आइस ठोस सीओटी जैसे उच्च दाब पर रखा जाता है। अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही ठोस अवस्था में ही रह जाता है। अन्यथा वन वन एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसों में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ या फिर ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ये आपका जो आंसर है ना, वन लाइनर आंसर है, कि जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ होता है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्या होता है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ये जो चैप्टर फर्स्ट था ये आपका था क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। किसका था, आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि था हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। तो ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। आगे की ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।